जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 6। अच्छा जी, कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो हमारा स्ट्रेट लाइन का पहला मेथड था जिसका नाम है, बोले शाबाश, ओ हमारा डेप्रिसिएशन का सॉरी पहला मेथड है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ऐसी है बच्चों जी। दो फार्मूला सीखे थे उसमें, जी बताइए शाबाश कौन कौन से। कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। अच्छा जी, फिर एक और भी सीखा था, बची हुई अमाउंट बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ऐसे ही है जी। अच्छा जी शाबाश, आज इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात मैं आता हुआ सोच रहा था, मैंने कहा यार अल्लाह ताला कितने वैसे मेहरबान है कि बारिश हो रही थी, जैसे ही क्लास का टाइम स्टार्ट हुआ तो उससे तकरीबन 15-20 मिनट पहले बारिश क्या हो गई, रुक गई। अल्लाह ताला भी चाह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं ये पढ़ें, क्या करें जी। अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी तो हो भी रही थी तो मसला नहीं है। अच्छा जी, वो छोटे होते थे ना, छोटे होते थे, थोड़ी सी बारिश होने भी लग पड़ी, मम्मा आज बारिश हो रही है, आज मैंने नहीं जाना, मैं भीग जाऊंगा। अब हम माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत हो भी रही हो तो। और हम किधर से आते हैं आप? शालामार से, तो बारिश में भीगते हुए आए हो, क्या बात है। वैसे ही बंदा नहा भी लेता है ऐसे, हाँ बंदा फेस वॉश रखे ना साथ, साबुन से बंदा ऐसे भी नहा लेता है। जी चलें जी, चलें शाबाश। एग्जाम्पल नंबर अच्छा सो इससे करने से पहले ना बच्चों एक और फॉर्मूला सीखते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। स्ट्रेट लाइन मेथड जी, कल वाले दो फॉर्मूलाज पहले लिखवा दें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, रेजिडुअल वैल्यू के दो और नाम भी थे, स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू। ओके बच्चों, सही है ना। अच्छा, एसिड आपका बिक सकता है ₹12 का, ₹2 उसको बेचने का खर्चा आएगा इन द फ्यूचर। तो मुझे बताएं आपकी नेट प्रोसीड्स कितनी होंगी। ये है आपकी रेजिडुअल वैल्यू, ये क्या है आपकी रेजिडुअल वैल्यू। बात समझ आ रही भाई? अच्छा जी, एक और फॉर्मूला भी था, बोले जी, बोले शाबाश। कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू, बची हुई अमाउंट माइनस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओके बच्चों। जी तीसरा फॉर्मूला जी, कभी कभी हमें क्वेश्चन में रेट की मदद से भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। कॉस्ट, अच्छा अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। जिन्होंने काउंटिंग हमसे नहीं पढ़ी, मतलब मुझसे नहीं पढ़ी हुई, मुझे बताएं जरा, यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट करते हैं? जी मेरे भाई, आप ये फॉर्मूला आता है ना, ये सीखा होगा कहीं ना कहीं। ये क्या करते थे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, या ये यही करते थे इस्तेमाल आप मेरे भाई? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जी आप चांद यही वाला? अच्छा जी, जी नहीं, कौन से वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे? यही वाला करते थे। अच्छा, पीआरसी वाले मेरा ख्याल है सारे यही करते होंगे ज्यादातर, जो पीआरसी के स्टूडेंट्स हैं जो आईटीए पढ़ के आए हैं वो यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते होंगे, ऐसे ही है ना? अच्छा जी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उस्ताद मोहतरम्स इस फॉर्मूला को ऐसे पढ़ाते हो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज।
ठीक है जी, ऐसा भी है। लेकिन आपकी ITA की किताब के अंदर और आपकी FAR 1 की किताब के अंदर ICAP ने ये वाला फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो लिहाजा आप पढ़ के यही वाला फॉर्मूला आए हैं, यही उस्तादों ने आपको पढ़ाया होगा जो PRC के स्टूडेंट्स हैं। वरना तो आपके जवाब ही सही नहीं आएंगे MCQs के, वरना तो आपका जवाब ही सही नहीं आएगा, उधर तो MCQs बेस्ड पेपर है। अच्छा, हो दोनों तरह से हो जवाब दोनों तरह से आ जाएगा, वो FAR 1 में आ जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर तो सिर्फ यही फॉर्मूला है। बात समझे बच्चों? सही है ना? वो फिर रेट की एडजस्टमेंट ना, ये रेजिडुअल वैल्यू की एडजस्टमेंट ना फिर उसके अंदर रेट के अंदर आ जाती है। सही है ना? जवाब सही आएगा, जवाब का मसला नहीं है, लेकिन ITA के अंदर तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना, यही करना पड़ेगा रेजिडुअल वैल्यू माइनस किए बगैर, उसकी वजह है, वरना तो आपके MCQs का जवाब बिल्कुल सही नहीं आएगा। ओके बच्चों? अच्छा जी, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, अब बच्चों बहुत मुतवज्जे होकर बात सुन लेनी है बहुत मुतवज्जे होकर बात सुननी है बच्चों। अच्छा, अब ना इस रेट को निकालने का क्या है? फॉर्मूला है। इस रेट को निकालने का क्या है बच्चों? फॉर्मूला है। रेट को निकालने का क्या है? फॉर्मूला है जी। स्ट्रेट लाइन के अंदर रेट कैसे आएगा? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओके बच्चों, अगर इनिशियली जब एसेट परचेज किया और आपने डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है तो शुरू में तो कॉस्ट होती है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू करें, डिवाइड करें कॉस्ट से, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बच्चों? यूजफुल लाइफ से कर दें। ये बात समझ आती है बच्चों? ये बात समझ आती है? ओके है? हाँ जी। दूसरा फॉर्मूला, अगर बच्चों रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, नहीं दी, गिवन नहीं है, तो बच्चों आप इसे फिर कॉस से कटेगा 1 ओवर यूजफुल लाइफ फॉर्मूला बन जाएगा जी। दूसरा फॉर्मूला, इफ अ रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन क्या होगा बच्चों? याद रखिएगा, फॉर्मूला बनेगा रेट का 1 ओवर यूजफुल लाइफ। अच्छा सॉरी, इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, फिर आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ओके बच्चों? ओके है भाई जी? देखो ना, फिर शॉर्टकट बन जाएगा ना 1 ओवर यूजफुल लाइफ। और मेरे भाई बात समझ आई है? जी ठीक है जी बच्चे, आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला सीखा था PRC में? ये वाला है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, ये जी PRC में तो यही पढ़ाया जाएगा ना जो किताब में है, वरना तो आपके MCQ इसके जवाब ही सही नहीं आएंगे जी ठीक है बच्चों? ओके है बच्चों? अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन लिखें, लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, लिखो जी। कॉस्ट ऑफ एसेट इज 100,000 जी। कॉस्ट ऑफ एसेट इज रुपीज कितना बच्चों? 100,000। क्या है बच्चों? 100,000। एसेट परचेज किया है 1 जनवरी 2021 पे। एसेट की परचेज डेट क्या है बच्चों? जी, एसेट वॉज परचेज ऑन, इस तरह करके लिख लें, 1 Jan 2021। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 years। ईयर्स क्या? ईयर्स जी। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 years जी। तेरा मसला बन गया ना, कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, बड़ी औखी बात निकली है, यकीन कर जी। जी, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 years जी। जी बच्चों लिखें, कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेट
rate of depreciation in straight line method and annual depreciation expense and annual depreciation expense and annual depreciation expense of 2021 and 2022 2021 एंड 2000 बच्चे। अच्छा जी, रेसिडुअल वैल्यू नहीं बताई मैंने? लिखे रेसिडुअल वैल्यू इज रुपीज 10,000 और रेसिडुअल वैल्यू इज रुपीज कितना बच्चों? अच्छा जी, ये बात समझ आती है? अच्छा 10,000 बच्चे, 10,000 जी। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हाँ 2000 किसका करना है? अच्छा 21 और 22 का। अच्छा मुझे ये बताएं, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे एसेट की जो बुक वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? अभी मैं करवाता हूं सॉल्व, बल्कि इस तरह कर लें 2021 से लेके ना 5 साल है ना, 1 2 23 24, हाँ 2025 तक एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है आपने, सही है ना? फिर वो बुक वैल्यू वाला भी कॉन्सेप्ट दोबारा एक दफा रिवाइज हो जाएगा। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर है? बोलो शाबाश जी। 5 सालों की डेप्रिसिएशन और आखिरी साल और साल के एंड पे 2025 के एंड पे बुक वैल्यू, वो तो खैर आपको पहले ही पता है जी। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं सॉल्व करवाता हूं, आपने नहीं करना। मैं इस वाले फॉर्मूला से भी करवाऊंगा, इस वाले फॉर्मूला से भी करवाऊंगा और इस वाले से भी करवाऊंगा। आपको कॉन्फिडेंस देना है। कुछ उस्ताद मोहतरम इस वाले फॉर्मूला से पढ़ाते हैं, कुछ इस वाले से पढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस देने का मकसद ये है कि आप ना कंफ्यूज ना हो, आप परेशान ना हो। आप जैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका जवाब क्या आएगा? सही आएगा। जो हमारी FAR 1 की किताब है ना, तो हमने कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू इधर रखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। वो पुरानी चीजें चलती आ रही है ना, तो कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू माइनस किया हुआ है रेजिडुअल वैल्यू को जी। मैं दोनों से करवा देता हूं ताकि आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाए जी, और ये डिबेट खत्म हो जाए। जी जी, मैं समझाता हूँ, अभी समझा देता हूँ। जी जी, बना लो बना लो, बनाओ जल्दी करो चांद। क्या क्या? नहीं नहीं, अभी ना करें, सॉल्व मैं करवाता हूँ ना जी। आपने फॉर्मूलाज लिख लिए है ना बच्चों? जी, पहले हमने रेट को फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? जी, रेट फाइंड करना है जी हमने जी। दो तरीके हैं ना रेट फाइंड करने के। अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो पहले उससे कर लें। कॉस्ट कितनी है जी? डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय जी। बताएं जी, कॉस्ट कितनी? 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय जी माइनस जी, इधर डिवाइडेड बाय रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5 साल जी। बताइएगा रेट मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना। 18% रेट आ गया। क्या आया बच्चों? आ जाए जी, क्वेश्चन सॉल्व करें। वो फॉर्मेट बनवाई, शाबाश। असल में ना इसमें ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना, कि सर ये करना, ये मैं वो कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि बच्चों जो सा मर्जी आप करें, बस आपका जवाब क्या आ जाएगा? इंशाल्लाह सही आएगा। डेट डिस्क्रिप्शन और जी प्लान कर लें जी सर जी। कब एसेट परचेज किया? फर्स्ट जनवरी 2021 पे। कॉस्ट बता दें जी 100,000 जी। 1 साल गुजरने के बाद डेप्रिसिएशन बताएं जी।
1,00,000 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 18%। जी कितना आया जी? जी ये कितना आ गया जी? अच्छा जी 31 दिसंबर 2021 के एंड पे बुक का वैल्यू बताइएगा। ऐसी है ना? ऐसी है बच्चों। अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़े तो 2021 का एक्सपेंस कितना? 18,000। और एसओएफई में बुक वैल्यू याद है ना कल वाली बात? वो जरा देखें, एक्सट्रैक्ट्स जाके देखें कल वाले। जल्दी करें, शाबाश। पेज नंबर लिख लिया आज का आपने? लेक्चर नंबर 6 की हेडिंग दे दी आपने? जी आप बताएं बच्चों, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं जरूरत ना, स्ट्रेट लाइन में जवाब सेम आया करेगा। जी भाई पहले साल का हो सकता है जवाब सेम ना आए, और आखिरी साल का, दरमियान वालों का तो हमेशा ही सेम होगा। पहले साल का फॉर एग्जांपल आपने एसेट परचेज किया 1 सितंबर पे, तो फिर इधर 4/12 हो जाएगा ना? सही है ना? 4 महीने इस्तेमाल हुआ 21 में, 22 में 12 महीने, 23 में 12 महीने, 24 में 12 महीने, 25 में 12 महीने। जज्बाती नहीं होना, गौर से जरा। अब टोटल इस्तेमाल हो गया है 4 साल 4 महीने। अभी 8 महीने इसने मजीद क्या होना है? इस्तेमाल होना है। वो 26 में जाके होगा, 26 में। ठीक है, दरमियान वाले सालों का हमेशा एक्सपेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन में सेम। सही है भाई? और अगर एसेट लिया ही साल के शुरू में है, फिर तो सारे सालों का क्या है? स्ट्रेट लाइन में जनरल रूल ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का क्या होगा? सेम आएगा। ओके भाई जी। इधर आ जाए 31 दिसंबर 2000 बोले, शाबाश। 23 3 मेरे भाई 3। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है जी। जी बोले, शाबाश। 64,000। ओके बच्चों, साल के शुरू में एसेट 1,00,000 का था, 100,000 का। एक साल गुजरने के बाद 82 पे आया। एक साल मजीद गुजरा तो डेप्रिशिएट हुआ। और इसकी एंट्री क्या होती है बताएं डेप्रिसिएशन की? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात मुझे लॉजिकली समझाएं। सर प्लांट को कम होना चाहिए क्रेडिट, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम कर रहे हैं, वजह बता दें बच्चों। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का इस्तेमाल है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट उधर आता होता है जिधर आपने एक्सपेंस निकाला हो, किस बेसिस पर? एस्टीमेट की बेसिस पे। ये कंफर्म एक्सपेंस नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है कल को। एक हमारा कॉन्सेप्ट है चेंज इन एस्टीमेट का, उसमें पूरा लेक्चर लगेगा, शायद उससे भी ज्यादा टाइम लग जाए हमारा। वो हम समझेंगे चेंज इन एस्टीमेट। ये रेट एक एस्टीमेट है, यूजफुल लाइफ एक एस्टीमेट है, रेजिडुअल वैल्यू एक एस्टीमेट है। भाई बात समझ रहे हैं? ये कल कला को चेंज भी हो सकते हैं। अगर चेंज हो गए तो इनके चेंज होने को हम बोलते हैं चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है जी। इसलिए हम डायरेक्टली प्लान को या किसी भी नॉन करंट एसेट को कम नहीं करते, बल्कि एक एसेट, एक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, और स्पेसिफिकली इसे कहा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी 31 दिसंबर 2000 बोले जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी बोले जी, फिर 18,000 आ गया। जी बोले, शाबाश जी। 31 दिसंबर 2023 की बुक वैल्यू जी बच्चों। 31 दिसंबर 2024 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं। 20 जी। कल भी इसी तरह का क्वेश्चन था, याद है आपको? लेकिन वो हमने किस तरह सॉल्व किया था? यूजफुल लाइफ की बेसिस पे। जी जी ये आ गया जी बच्चों क्या? बुक वैल्यू। फिर एक साल आगे आए, 2025 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताइएगा कितना जी? 18,000। देखे नहीं जवाब क्या आया? बोले क्या जवाब आ गया? ओके बच्चों, ये बात समझ आती है आपको? जी देखें एंड पे ये किसके बराबर है बोलो? कल हमने जब वो फॉर्मूला लगाया था, कौन से वाला? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, उसमें भी यही रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ रहा था जवाब हमारा। ऐसे ही है जी। ओके बच्चों, अच्छा नोट करना है आपने ये वाला क्वेश्चन जी।
ले सर, अब हमने रेट निकालना है दूसरे वाले तरीके के मुताबिक जी। अब हमने रेट निकालना है बच्चों किसके मुताबिक, दूसरे वाले। वो क्या है जो मैंने लिखवाया था, इफ नो रेसिडुअल वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन जी। हाँ जी, एज्यूम कर लें कि रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, एज्यूम कर लें रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या है बच्चों? अच्छा जी, अब अगर रेसिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? बोले 1/, यूजफुल लाइफ बनेगा। क्या बनेगा? 1/। अच्छा जी, ये बात समझ आती है? अच्छा, अब ये जो मैंने कहा ना, पीआरसी में तो हम ऐसे ही पढ़ाते थे, अगर रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 1/, यूजफुल लाइफ वाला फॉर्मूला लगा दें, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डायरेक्ट लगा दें उस पर, ठीक है जी। लेकिन आपने भी अज्यूम करना है कि रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, रेसिडुअल वैल्यू 10,000 ही है, रेसिडुअल वैल्यू 10,000 ही है, फिर भी हम यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बोलो, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। मेरी बात समझे? अच्छा जी, 1/100%। ठीक है जी, और बात समझे हो? अच्छा जी, बताएं जी 1/, यूजफुल लाइफ कितनी है जी, बताइएगा। क्या है बच्चों? 20%। क्या है बच्चों? ये बात समझ आती है? ये बात समझ आ गई भाई? अच्छा जी, फिर वही फॉर्मेट बनाएं, डेट, डिस्क्रिप्शन, और जी इधर क्या आ जाएगा? प्लांट, रुपीस जी। जी बच्चों, इधर आ जाएगा 1 जनवरी 2000 बोले 21 जी। इधर क्या आएगा जी? कॉस्ट, बताएं जी कितनी? अच्छा जी, 31 दिसंबर 2021 में आए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं जी। नहीं, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, ये वाला, तो फिर आपको फॉर्मूला वो दूसरा कॉस्ट माइनस, मेरी आप जरा लॉजिकल बात सुन, पहले मुझे फॉर्मूला लिख रहे थे, फिर मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं, और ये डिबेट इसके बाद इधर खत्म हो जाएगी कि हमने फॉर्मूला कौन सा, जोन सा मर्जी लगा लें, जवाब सेम आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आई जी? कॉस्ट कितनी है बताएं? 1,00,000 माइनस सब करें बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 20%। जवाब बताइएगा। 18,000 जवाब है। ये बात समझ आती है आपको? अब लिख लें, फिर मैं समझाता हूं आपको असल में हो क्या रहा है। पहले इधर तक नोट कर लेना जल्दी से, शाबाश, फिर मैं समझाता हूं आपको। ओके बच्चों, ओके है साइंसदान जी? जी भाई आ जाओ इधर जल्दी, शाबाश। आगे वो नोट कर लिए सबने? अब इधर देखें जरा, मुतवज्जे हो। इस वाले फॉर्मूला को जब हमने इस्तेमाल करके रेट निकाला तो हमने रेसिडुअल वैल्यू इधर से माइनस कर दी, हमने रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दी। ये मैं वो पहले वाला बता रहा हूं, सही है ना? इधर हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज। ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला इधर इस्तेमाल हो रहा है, और इधर बच्चों कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है? ओके जी, ओके बच्चों, ये जो हमने ये पहला और ये दूसरा जी, ये दूसरा और ये क्या है जी? पहला। ये जब हमने 18% रेट निकाला तो इसमें से रेसिडुअल वैल्यू पहले ही माइनस
रेट के अंदर इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब दोबारा फॉर्मूला लगाते हुए रेजिडुअल वैल्यू को माइनस, वो रेट के अंदर उसकी एडजस्टमेंट शामिल है। मेरी बात समझ पाए आप बच्चों? मेरी बात समझ गए हैं आप? मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा, अब आप आ जाएं दूसरे वाले पे, 1 ओवर यूजफुल लाइफ पे। ये है शॉर्टकट। ये असल में क्या है? असल में ये शॉर्टकट है। क्या है बच्चों? ये शॉर्टकट है। ये है लंबे वाला फॉर्मूला, ये है शॉर्टकट। लेकिन जब आप शॉर्टकट लगाते हैं FAR1 में ना, ज्यादातर उस्ताद जो हैं वो ये वाला फॉर्मूला लगवाते हैं, ये वाला, ठीक है? अच्छा, लेकिन PRC में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता ना, आपका जवाब सही नहीं आएगा। 1 ओवर यूजफुल लाइफ, क्या बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 100। जब ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया, इसके अंदर आपने फॉर्मूला जब लगाया रेजिडुअल वैल्यू की एडजस्टमेंट, इसलिए अब आपको एडजस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रेट लगाना पड़ेगा। ये मेरी बात आप समझे हैं कि नहीं? ये मेरी बात समझ गए हैं? जवाब जिस तरह मर्जी कर लें, चाहे रेट के अंदर उसको एडजस्ट कर दें रेजिडुअल वैल्यू को, या रेट में ना करें, कॉस्ट में से माइनस कर दें, जवाब आपका क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। ये बात समझ गए आपने? ये बात समझ गए हैं बच्चों आप लोग? डन बच्चों? ओके सीन जी, कोई मसला तो नहीं? अच्छा जी, बेहतर ये है बच्चों, बेहतर ये है। और आपकी FAR1 और ITA की किताब के अंदर भी यही दो फार्मूलाज लिखे हैं। और जब भी आपको MCQs आएगा, FAR1 में भी MCQs हैं। खैर मेरा नहीं ख्याल कि वो ये वाला MCQs FAR1 में देगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा टेस्ट कर लिया है ITA में। ये अगर कभी फिर भी अगर कभी आपको आ गया MCQs, तो आप हमेशा इस वाले फार्मूला से सॉल्व करेंगे। जी, ये बात समझ आती है? जी बच्चे? हाँ जी। और नहीं, वो फिर भी कुछ सादे मोहतरम से ना इसी तरह ही करवाते हैं। हाँ जी, उसकी एडजस्टमेंट नहीं है, वो खुद करते हैं, फिर माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते हैं, ठीक है? मैं ये वाला फार्मूला लगवाता हूँ। ये जी गिवन है या नहीं है, यह है शॉर्टकट। क्या है वो? शॉर्टकट लगवा के रेट कैलकुलेट करवाते हैं, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट करवाते हैं माइनस रेजिडुअल वैल्यू। इधर तो मैनुअल वर्किंग्स है ना, तो जवाब तो आपका सेम आएगा। जवाब आपका क्या आएगा? असूलन, असूलन, असूलन। सुन लें बच्चों, असूलन बच्चों, इधर इधर इधर, असूलन। ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन है। ये असूलन तब लगेगा, असूलन, लॉजिकल बात कर रहा हूं, जब रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है। ओके बच्चों? ओके। अब आप मुख्तलिफ किताबों में देखेंगे कि कुछ जगह पे कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की है और कुछ जगहों पे माइनस। हम ICAP को फॉलो करेंगे। हम किसको फॉलो करेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया करेंगे, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। डन बच्चों? अगर अब आपने किसी किताब के अंदर ये वाला फॉर्मूला देख लिया तो आपने परेशान नहीं होना। सही है बच्चों? आपने परेशान नहीं होना। बात समझ आ गई है? इसलिए मैंने इसमें तकरीबन के 20-25 मिनट लगा दिए। बच्चे ना फिर फॉर्मूला देख लेते हैं ये वाला, फिर क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। सर वो तो हमारा वो जो है वो जवाब सही नहीं आ रहा, फलां नहीं। बस आपने अब क्या कर देना है? हमेशा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। और जब भी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, याद रखिएगा, हम एक अजम्पशन लेते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी रेट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। जब भी हम इस फॉर्मूला के अंदर क्या बच्चों अजम्पशन है? इधर तो रेट हमने खुद कैलकुलेट किया ना। अगर रेट में खुद कैलकुलेट ना करता और रेट गिवन होता क्वेश्चन के अंदर, तो हम फिर अजम्पशन क्या लेते हैं कि रेट के अंदर ऑलरेडी रेजिडुअल वैल्यू की एडजस्टमेंट। ओके बच्चों, सही है ना? बाकी किताबों के अंदर सेल्फ मेड क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ मेड सवाल होते हैं। क्या होते हैं जी? तो वो सेल्फ और रेट फिर एडजस्ट ही ऐसे, जिसने इसके मुताबिक करवाना हो क्वेश्चन, वो फिर रेट इस तरह का बनाता है कि रेजिडुअल वैल्यू को हमने एडजस्ट नहीं किया। जिसको ये वाला फॉर्मूला बेहतर लगता है, वो सवाल ही डिजाइन ऐसे करता है कि हमने इसमें से रेट को एडजस्ट ऑलरेडी कर दिया। हम कैसे फॉर्मूला लगाया करेंगे? बताओ शाबाश। क्यों? आप पढ़ के कौन सा आए हुए हैं? ये वाला। 90% बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज वाला। ओके बच्चों, तो हम उसी को ही आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। डन बच्चों? चलें जी। लेकिन अब इसको पूरा कर लूं मैं? वैसे जरूरत तो नहीं है बच्चे। जी जी बच्चे।
जी जी, किधर बच्चे, इधर, फिर तो जीरो होगा ना, फिर तो बच्चों रेट ही इस तरह हो जाएगा ना, फिर तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ ही लग जाएगा ना, और सूलन ये लगेगा जब रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन ना, ठीक है, तो फिर तो लगेगा ये बच्चे। अच्छा आप ये वाला लगा लें, वो इधर जब जीरो आएगा ना तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ ही बन जाएगा ना, जब कॉस से कॉस कटेगी तो 1 जवाब आएगा, 1 आएगा ना, ये मैथमेटिक का असूल है ना, 1 1 ये 1 आता होता है, ठीक है जी, ऊपर भी सेम अमाउंट हो नीचे भी सेम अमाउंट हो, तो मैथमेटिक्स का उसूल है जो हमें थोड़ी बहुत नहीं आती, खैर 1 जवाब आएगा, क्या आएगा जी, तो 1 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ ही बन जाएगी। ओके बच्चों, अब आगे मेरा ख्याल है मुझे सवाल करवाने की जरूरत तो नहीं है, 18,000 18 आने, दोनों से जवाब क्या आएगा बच्चों आपका, चले ओके बच्चों। अच्छा अब मैं मूव करने लगा हूं बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, किस पे करने लगा हूं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, किस पे करने लगा हूं, नहीं लेकिन उससे पहले ना 2-3 सवाल ना कर लें, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी बात जरा मुतवज्जे होकर बच्चों सुननी है आपने, इधर देखना इधर देखना, ये एग्जाम्पल तो आप होमवर्क में कर लेंगे ना, मेरी बात जरा मुतवज्जे होकर सुननी है आपने, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं इसको रेस करने लगा हूं, ये मैं रेस कर रहा हूं, ये रेस कर रहा हूं बच्चों, तो फॉर्मूला है जी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है, आपने रेट के अंदर उसकी एडजस्टमेंट कर देनी है रेसिडुअल वैल्यू की। अच्छा मेरी बात सुन लें बच्चों इधर तवज्जो से, मेरा सवाल है मुझे बुक वैल्यू चाहिए तीसरे साल के एंड पे और चौथे साल के एंड पे, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई शॉर्टकट लगाएं और डायरेक्टली फाइंड कर दें, कैसे, फॉर्मूला बताएं पहले मुझे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती क्या है बच्चों, एक्यूमुलेटेड का मतलब है जी एक साल से ज्यादा, एक्यूमुलेट करना इकट्ठा करना, अगर तो एसेट पहली दफा डेप्रिशिएट हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी वही है, एक्यूमुलेटेड भी वही है, सही है, और अगर एसेट 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है तो अब एक्यूमुलेटेड कितनी है, ये देखो मैं समझाता हूं आपको, ये है जी डेप्रिसिएशन, ये क्या है बच्चों, और ये मैंने बना दिया कॉलम किसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, किसका बच्चों, एक्यूमुलेटेड का मतलब है मजमुआ, इकट्ठी, लेंसर, ईयर वन की डेप्रिसिएशन है 18,000, तो एक्यूमुलेटेड कितनी होगी, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन है बच्चों 18,000, एक्यूमुलेटेड बता दीजिए, ईयर 3 की डेप्रिसिएशन है 18,000, एक्यूमुलेटेड बता दीजिए, ओके, ईयर 4 पे आए बच्चों, डेप्रिसिएशन बताएं, इधर कितना आ जाएगा, ईयर 5 पे आए बच्चों, डेप्रिसिएशन बता दें जी, आ गई बच्चों, वो 10,000 जो था वो आपका क्या है बोले, सही है मेरे भाई, सही है ना, ओके, अच्छा जी, अब ये समझ आई क्यूमुलेटेड क्या होती है, ये कर लो ना, नोट कर लो ना बच्चों, छोटी छोटी बातें नोट करो ना जी, करो नोट करो, शाबाश, साथ साथ ही कर लिया करो नोट, अगर रेट भी दिया हो और यूजफुल लाइफ भी दी हो, क्वेश्चन में ना क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ नहीं देता कभी कभी, डेटा दिया होगा उसने यूजफुल लाइफ नहीं दी होगी, रेट दिया होगा, क्या दिया होगा, रेट दिया होगा, ठीक है, अगर तो उसने रेट भी दिया है, यूजफुल लाइफ भी दी है, रेसिडुअल वैल्यू भी दी है, तो फिर तो सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ना, फिर तो हम रेट वाले फार्मूला की तरफ जाते ही नहीं है, लेकिन जब हम बड़े बड़े सवाल करेंगे आप देखेंगे उसने ज्यादातर रेट दिया होता है, ओके जी, वो ठीक है बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ आया, नहीं समझ आया, अच्छा इधर से ये कॉन्सेप्ट और समझाओ मुझे, ये बड़े सवाल में एडजस्टमेंट आ सकती है, टेक्निकल आई तो नहीं है, आ सकती है, इधर देखें,
डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है इस क्वेश्चन में? 90,000 है ना। मैं 10,000 रेजिडुअल वैल्यू है ना, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल अमाउंट किसके बराबर होनी चाहिए? नेट बुक वैल्यू के। भले भले एट एंड ऑफ, मेरा सवाल ही नहीं आप समझे, आपने ताड़ करके जवाब दिया। मेरा सवाल ये है, अगर मेरा सवाल ये होता ना एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल है ही नहीं है। मेरा सवाल है एट द एंड ऑफ यूजफुल। आप देखो ना, ये छोटी छोटी लॉजिकल बातें हैं ये वाली। बड़े सवाल के अंदर एडजस्टमेंट इनकी, उसने आपको डेटा दिया होगा और इस तरह का ट्रिक दे देगा आपको, या 3-4 नंबर का सवाल बना के आपको दे देगा छोटा सा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन किसी का पार्ट बना के दे देगा। अब ये लॉजिकल बात है, सोचें जरा। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बच्चों, एक्यूमुलेटेड सॉरी डेप्रिशिएबल अमाउंट किसके बराबर होनी चाहिए? डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट है जिसको बेस बना के हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ऐसे ही है। तो बच्चों जब एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया 5 साल, तो वो कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा? ये 90,000 हुआ होगा ना। नहीं, मेरी बात समझे, लिखे नोट, फिर इकट्ठे लिख लें दोनों किसी जगह पे। लिखें जी, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये इस तरह करके लिखना है। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इस तरह करके बुक वैल्यू बराबर होती है रेजिडुअल वैल्यू। ऐसे करके लिखना, अंग्रेजी में नहीं लिखना, अंग्रेजी आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलना जी। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, बच्चों किताब ले लो ना, किताब ले लो, किताब आ गई है, किताब ले लो, उस पर लिखा करो चीजें, ये बुक पे लिखा करो। अब ऑनवर्ड्स इस तरह के नोट्स आपने किधर लिखने हैं? मुझे एक बुक दें, अरहम बुक दो, ये वाली, ये बुक है जी, ये बुक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बच्चों, ये चैप्टर है जी, फॉर एग्जांपल ये हमारा तो खैर चैप्टर नंबर 3 है ना, इससे पहले 1-2 पेजेस खाली होंगे। जो बातें मैं लिखवाऊंगा नोट करें जी, नोट, ये नोट है, एग्जाम टिप है, ये आपने इधर आके इन 2 सफ़ों पे लिखनी है। हर चैप्टर की क्या करनी है, जब मैं कहूंगा ना जी इंपॉर्टेंट है जी, इसको नोट करें आप। अंग्रेजी की बात, उर्दू की बात, ये आपने किधर नोट किया करनी है? बुक के जो पहले 2-3 सफ़े खाली हैं उधर आके करें जी नोट। चैप्टर नंबर 3 है जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, चैप्टर नंबर 3 है बच्चों जी। चैप्टर नंबर 3 के शुरू में आके नोट करें, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर है? रेजिडुअल वैल्यू के। शाबाश, वेल डन, छा गए जी आप। अगली बात बच्चों, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल अमाउंट किसके बराबर है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। नोट कर लें ये वाली बात, 2 सूल सीख लिए ना। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल अमाउंट बराबर है किसके? बोलें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। ओके बच्चों, और बात समझ आ रही है? अब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, फिर अगर आपको समझ आया तो, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट से ज्यादा हो सकती है? है ना? नहीं बच्चों, बराबर होगी हमेशा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ओके बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मैं रेस कर रहा हूं, ये मैं रेस कर रहा हूं, ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। ये लें सर, अगली बात सुन लीजिए। अब मैंने आपको एक सवाल लिखवाया था, एक अदद, मैंने कहा था मुझे तीसरे साल चौथे साल के एंड पे क्या बता दीजिए, बताएं, बुक वैल्यू मैंने कहा था। क्या हमें यही वाला टेबल बनाना पड़ेगा या कुछ और भी कर सकते हैं? जी बच्चों, अगर आपको 1 साल का फॉर्मूला याद है, वो क्या है बच्चों? बोलो, इधर देखें नहीं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वो क्या है जी? मुझे चाहिए बुक वैल्यू तीसरे साल के एंड पे, यही चाहिए ना बच्चों, यही चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या आएगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 3 सालों की इकट्ठी होगी ना एक्यूमुलेटेड। अच्छा, क्या इसको स्टार बनाने लगा हूं, क्या इसको निकालने का कोई तरीका है? 1 साल का फॉर्मूला बताएं क्या है?
माइनस रेजिडुअल वैल्यू 10,000 और यूजफुल लाइफ 5 साल है ना, मैं वो वाला इस्तेमाल कर रहा हूं। ये 1 साल का फॉर्मूला है। अगर आपको 6 महीने की डेप्रिसिएशन चाहिए, ये 1 साल का फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन सालाना बेसिस पे कैलकुलेट होती है, हमेशा याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन महीने की, डेप्रिसिएशन जो है वो वीकली, रोजाना कैलकुलेट नहीं होती, साल के एंड पे एनुअली कैलकुलेट होती है। कब कैलकुलेट होती है? डेप्रिसिएशन हमेशा कब कैलकुलेट होती है? सालाना, रोजाना नहीं, सालाना, सालाना, ईयरली, एनुअली। अगर आपको 6 महीने यानी 1 जुलाई पे एसेट आया, तो बच्चों एसेट अवेलेबल फॉर यूज कितना रहा? 6/12। ये 6/12 जी आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। अगर आपने एसेट को 3 साल इस्तेमाल कर लिया और आप चाहते हैं 3 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना, 3 से करते हैं इसको क्या करें? आपको 1 साल का फॉर्मूला आता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको। जी बताओ क्या जवाब आएगा? 54,000। 50 बच्चों ऐसे ही है बच्चों। और अगर आपको चाहिए, और अगर आप ये आपने कर दिया डिवाइडेड बाय 5 सालों में तोड़ दिया इसको, 5 सालों में तोड़ दिया, सालों में, ईयर्स में तोड़ दिया बच्चों आपने, ये 1 साल के एक्सपेंस। अब मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं बच्चों, जल्दी बताएं, शाबाश। 70, शाबाश। अब आप आखिरी साल से मल्टीप्लाई कर, अब आप टोटल से कर दें जी, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, बताएं बच्चों। ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हैं, क्या हैं बच्चों? ओके बच्चों। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे बच्चों? फॉर्मूला है बुक वैल्यू का कॉस्ट, बोलो शाबाश, ऐसी है जी। अगर आपने तीसरे साल के एंड पे करनी है जो 1 लाख माइनस, ये देखें जवाब आ जाएगा आपके पास। ओके बच्चों, कितना? 46,000। देखें इसके बराबर आता है। ओए आ गया ना? हेलो, वालेकुम सलाम जी। आ गया बच्चों जवाब? ठीक है भाई, जादू तो नहीं हो रहा ना, इल्हामी बातें नहीं हो रही, आपके सामने कैलकुलेशन हो रही हैं, आप भी करो साथ साथ, शाबाश जी। ठीक है मेरे भाई, अगले साल के बताएं जी। 72,000 जब आप करेंगे। अब मुझे बुक वैल्यू चाहिए कितने सालों के एंड पे बच्चों? अब मैं कर दूंगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 70 जी। ओके बच्चों, आ गया जवाब इसके बराबर। और आखिरी साल जब मैं करूंगा 1 लाख माइनस 90,000, तो मेरा रेसिडुअल वैल्यू के बराबर जवाब आ जाएगा। ओके मेरे भाई जी, कोई मसला इसमें बता दें जी बच्चों, कोई मसला तो बता दें इसमें। अब अगर पेपर में कभी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ी, इकट्ठी कर लेंगे। यानी देखो ना, 4 साल एसेट इस्तेमाल हो गया, उसने जी 5वें साल से हमसे काम करवाना शुरू किया, तो 4 सालों का पूरा ये फॉर्मेट नहीं बनाना अब आपने। हमें बुक वैल्यू चाहिए जी 5वें साल के शुरू में या चौथे साल के एंड पे, एक ही बात है। चौथे साल का एंड या 5वें साल का स्टार्ट, एक ही बात है ना। अब आपने बोंगों की तरह ये फॉर्मेट बनाना नहीं शुरू कर देना। अब आपको पता है मुझे 1 साल का फॉर्मूला याद है, मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। अगर चौथे साल के एंड पे बुक वैल्यू चाहिए या 5वें साल के शुरू पे चाहिए, और अगर 3 पे चाहिए तो ये कर देना है। सही है बच्चों? ओके है? ओके है, चलें रेट से भी कैलकुलेट कर दें। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 4 करें, जल्दी शाबाश, उससे भी यही आएगा ना जवाब। कर लो ना एक दफा। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, उससे भी यही जवाब आएगा मेरा ख्याल है, 72,000। ओके बच्चों, अब तसल्ली है हर तरह से ना। चलें नोट कर लें। नहीं मेरी बात समझ रहे? चलिए अब ये क्वेश्चन आपको ना ये लिखे दिए हैं, इधर इधर देखें, ये आपने खुद कर लेना है।
एग्जाम्पल नंबर 2 आपने खुद कर लेनी है। ये उन्होंने 4 सालों की इकट्ठी क्या की है, बोलो शाबाश। ये आपका होमवर्क है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, ये आधे मिनट में हो जाना है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, अब बच्चे एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करने लगा हूं, छोटी सी बात आपसे अर्ज करने लगा हूं, इधर ही कर देता हूं। डेप्रिसिएशन की ना पॉलिसी होती है। डेप्रिसिएशन की क्या होती है बच्चों, पॉलिसी। कुछ कंपनी ऐसा करती हैं, वो कहती हैं जी एसेट जब मर्जी आए, एसेट एडिशन है हमारे वाले साल में, चाहे 1 सितंबर पे आए, चाहे 1 फरवरी पे आए, चाहे 1 जनवरी पे आए, हम डेप्रिसिएशन एडिशन की पूरे साल पे कैलकुलेट करेंगे। किस पे करेंगे बच्चों, पूरे साल पे करेंगे। इसे कहते हैं जी, इस पॉलिसी को फुल ईयर बेसिस, क्या कहते हैं बच्चों, यानी एसेट जब मर्जी आए, हमने उसे फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, 6/12, 3/12, 9/12, 10/12 करने की जरूरत नहीं है। और एक है जी प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ अकाउंट, प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि हम करते हैं, जिसको ज्यादा पसंद किया जाता है, जो कि ज्यादा लॉजिकल है। एसेट आया बच्चे 1 जुलाई पे, ईयर एंड है 31, जब तक, अच्छा एक असूल याद रख लीजिएगा पूरी क्लास में, पूरी FAR 1 में, जब तक मैं आपको ये ना बताऊं ना कि ईयर एंड क्या है, इसका एज्यूम्ड मतलब क्या होगा, ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर है, ये ना सोचिएगा सर ने बताया ही नहीं है। एज्यूम्ड मतलब क्या होगा, 31 दिसंबर। एसेट परचेज किया 1 जुलाई पे, 2021 कर लें, 22 कर लें, ईयर एंड कब है बच्चों, 31 दिसंबर पे है। कब है, मुझे बताएं। प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपने 6/12 की बेसिस पे क्या करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट पहले साल। ये बात समझ आई जी। 2 पॉलिसीज हैं, कितनी है बच्चों, 2 पॉलिसीज हैं, कितनी है बच्चों जी। एक है क्या बच्चों, बोलो शाबाश, और दूसरी प्रोपोर्शनेट बेसिस, और दूसरी क्या है बच्चों बोलो, जी। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। प्रोपोर्शनेट बेसिस के नीचे लिखें जितने महीने एसेट अवेलेबल फॉर यूज रहा, जितने मंथ्स, बहुत अच्छे भाई, जितने महीने अवेलेबल फॉर यूज रहा, उतने महीने की डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। ओके बच्चों, ओए ओके है, ओके बच्चों। और फुल ईयर का मतलब बता दें बच्चों, पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। ये बात समझ आती है बच्चों, और ये बात समझ आती है जी। ये उसूल जो मैंने आपको बताया है, ये एडिशन के केस में बताया है। किस केस में बताया है बच्चों, किस केस में बताया है बच्चों बोलो,
एडिशन के केस में बताया। किस केस में बताया? ये मैंने बॉक्स लगा के इधर लिख भी देता हूं। एडिशन के केस में है, जब एसिड आपने न्यू परचेज किया, क्या किया बच्चों? जी पॉलिसी है, पॉलिसी है मैचिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट, सही कह रहे हैं आप, लेकिन पॉलिसी है, स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है। स्टैंडर्ड कहता है जी बेशक आप ये वाला काम कर लें, बेशक ये कर लें, पसंदीदा क्या है? ये। हमेशा हम किसको फॉलो करेंगे? अगर वो खुद कह दे फुल ईयर बेसिस, तो फिर बच्चों हम मजबूर हैं। क्या है बच्चों? फिर हम ये वाला नहीं कर सकते ना। अगर एग्जामिनर खुद लिख दे, जो कि नॉर्मली बहुत रेयर है, क्या है, अभी होता नहीं है ऐसा वैसा, साइलेंट होता है, क्या होता है जी, तो हमेशा इसको फॉलो किया जाता है। आपने भी हमेशा इसको क्या करना है? ओके बच्चों, सही है ना? जी जी जी, मैं वो करने लगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, एसिड परचेज किया जाता है। अच्छा ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? अच्छा इससे नेक्स्ट आए, इससे नेक्स्ट आ जाए बच्चों, वो थोड़ी सी इससे उल्टी बात है। एसिड परचेज किया 5 जनवरी को, कब किया? 5 जनवरी को एसिड कब परचेज किया? अब बच्चों 26 दिन की डेप्रीसिएशन तो कैलकुलेट करनी नहीं है, हम पूरे महीने की डेप्रीसिएशन, हम पूरा महीना कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? सही है ना? अच्छा जी, एसिड परचेज किया 20 जनवरी को, हम पूरा महीना कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? ये मंथ वाली बात है, और ये कौन से वाली बात है? ये सालाना बात है। क्या है बच्चों? जी। अब आप आ जाए बच्चों, ये मैंने एडिशन की बात की है, किसकी की है? अब मैं करने लगा हूं डिस्पोजल की। अब आप फुल ईयर बेसिस का कॉन्सेप्ट जहन में लेके आए। डिलीशन के केस में डिस्पोजल कहते हैं इसे। जब एसिड डिस्पोज हो गया ना, अभी हम पढ़ेंगे डिस्पोज होने की एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे इसको लेके चलना है, स्टेप्स इसमें क्या क्या हैं। एसिड डिस्पोज हो गया, चला गया हमसे, हमारे पास नहीं है। अब बच्चों इस पर डेप्रीसिएशन, जितनी देर हमारे पास एसिड रहा उतनी देर आनी चाहिए उसूलन। ऐसे ही है बच्चों। फुल ईयर बेसिस वाले कहते हैं एक महीने की भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट ना करो। वो कहते हैं जब एसिड आया तो सारे महीने की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दो, और जब एसिड चला गया एक भी महीने के डेप्रीसिएशन कैलकुलेट ना करो। हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट बेसिस वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं जितनी देर एसिड अवेलेबल फॉर यूज रहा उस बेसिस पर इस पर क्या होनी है? डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है। ओके बच्चों, ओके। एक छोटा सा नोट लिख लें आगे, जिधर आपने ये डिब्बा सा बनाया है उससे आगे एक छोटा सा नोट लिख लें। इसके नीचे लिखना है पहले प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, हेडिंग दें बच्चों डिस्पोजल की। किसकी? डिस्पोजल का मतलब एसिड हमसे चला गया ना। शाबाश, हेडिंग दें डिस्पोजल। एसिड अब हमारे पास नहीं है, डिस्पोजल होता 3-4 तरीकों से है, अभी वो नहीं मैं पढ़ा रहा, अभी सिंपल एसिड हमसे चला गया जी। डिस्पोजल की हेडिंग इधर प्रोपोर्शनेट बेसिस में लिखें, एसिड पर डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है, एसिड पर डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है जितने महीने एसिड हमारे पास, एसिड पर डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है जितने महीने एसिड हमारे पास, बोलें अवेलेबल, अवेलेबल फॉर यूज रहा, अवेलेबल फॉर यूज रहा। ओके बच्चों, ओए ओके है, हेलो, ओके भाई। अच्छा आगे, अब फुल ईयर बेसिस का आप खुद लिख लें। क्या बताया था मैंने? एडिशन के केस में पूरा साल डेप्रिशिएट करो, और डिलीशन डिस्पोजल के केस में एक। सही क्या ना? और सही है। डिलीशन के केस में एक महीना भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी फुल ईयर बेसिस पे, ठीक है। एसिड की लाइफ है 5 साल, कितनी है? एसिड परचेज किया 1 जुलाई 2021 पे, फुल ईयर बेसिस वाले 2021 में ही पूरा डेप्रिशिएट कर लेंगे, 22 में भी पूरा, 23 में भी पूरा, 24 में भी पूरा, 25 में भी पूरा। 5 साल यूजफुल लाइफ है, 5 साल पूरे हो गए, खत्म बात। यूजफुल लाइफ चेंज नहीं होती इससे। और प्रोपोर्शनेट बेसिस वाले क्या करेंगे? वो 6 महीना डेप्रिशिएट करेंगे 2021 में, फिर 22 में पूरा साल, 23 में पूरा साल, 24 में पूरा साल, 25 में पूरा साल, अभी 4.5 साल हुए हैं। वो 26 में 6 महीने लेके जाएंगे, फिर जाके उनकी यूजफुल लाइफ पूरी होगी। सही है? अब आगे समझ, अब आगे समझ बच्चे जी। जी वो पूरे ईयर का, वो दिसंबर में भी करे ना तो फुल ईयर बेसिस का मतलब ही ये पॉलिसी है। ये क्या होती है? ये एंटिटी की पॉलिसी है।
चाहे 1 दिसंबर पे एसेट परचेज करें, 10 दिसंबर पे भी कर लें, वो क्या करते हैं, वो पूरा साल डेप्रिशिएट कर देते हैं। पॉलिसी है ना, और स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है। क्या किया है बच्चों? जब स्टैंडर्ड अलाउ कर दे तो फिर इफ एंड बट्स खत्म हो गए ना सारे। ठीक है बच्चों, और सही है जी। हाँ, हमने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करनी है। हमने किस पे करनी है? और अगर कभी क्वेश्चन में आ गया कि इग्नोर करें डेट्स को, फुल ईयर बेसिस पे डेप्रिशिएट करें, तो फिर डिलीशन के केस में कोई महीना नहीं, और एडिशन के केस में ओके। ये लिख लो ना, नोट लिख लो ना बच्चों। इधर मैंने क्या नोट लिखवाया डिस्पोजल का, बोले अवेलेबल फॉर यू। इधर तो हमेशा अवेलेबल फॉर यूज है ना। फॉर एग्जांपल ईयर एंड है जी 31 दिसंबर 2024 कर लें, एसेट डिस्पोज कर दिया, एसेट डिस्पोज कर दिया 28 अप्रैल पे, 28 अप्रैल 2024 पे। बताएं हम कितने महीना एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे? 4 महीना। अब 28 दिन वो 2 दिन माइनस नहीं कर देने, साइंसदान नहीं बनना। 4 महीना डेप्रिशिएट कर देंगे। कितना महीना? और अगर एसेट डिस्पोज कर दिया 30 जून पे, कितने महीने करेंगे? 27 जून पे कर दिया, 26 पे कर दिया, 15 जून पे कर दिया, बस खत्म बात। हम पूरा महीना कंसीडर कर लेते होते हैं। ओके बच्चों, चलें जी। अभी मैं किताब से पढ़वा भी देता हूं। किसकी बच्चे? जी वही ना, अभी जो मैंने एग्जांपल दी, हमने एसेट डिस्पोज किया 30 जून पे, अब 6 महीना डेप्रिशिएट होना चाहिए था, लेकिन वो फुल ईयर बेसिस वाले 1 महीना भी नहीं करते ना। ठीक है, वो नहीं करेंगे ना। रियल लाइफ में बच्चे ये एग्जांपल है प्रोपोर्शनेट बेसिस। रियल लाइफ में इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, ये पॉलिसी है। क्या है ये? अब आप इंशाल्लाह कैफ करने के बाद ऑडिट फर्म्स में जाएंगे ना, तो कंपनी की पॉलिसी देखा करेंगे। क्या देखा करेंगे? कंपनी की पॉलिसी ये वाली है या कंपनी की पॉलिसी ये वाली है। ये होती है वैसे पॉलिसी। हमने तो जब भी कंपनी का ऑडिट किया, जिसका भी प्रोपोर्शनेट बेसिस को देखा। किसको देखा बच्चों? प्रोपोर्शनेट बेसिस जो है ये ज्यादा क्या है, लॉजिकल है। क्या है बच्चों? बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब ये लिख लेना अपने पास लिख लें। फुल ईयर बेसिस वाले एडिशन के केस में बताओ शाबाश, सादा बात, पूरा साल। डिलीशन के केस में 1 भी महीना नहीं, बस सिंपल ये रूल लिख लें अपने पास। बंद ही करवा दें, बिल्कुल ही बंद करवा दें, स्लो कर दें थोड़ा सा। जहीर साहब थोड़ा स्लो कर दें, हैं स्लो वैसे क्या करना है? 25 में तो पहले, अब बाहर का जो रूम टेम्परेचर है वही मेरा ख्याल अब तो 28-29 होगा। कितना है? फील लाइक 26 जी। वैसे कितना है? तो फील लाइक कितना है? वो भी आता है ना नीचे, फील लाइक वाओ। अच्छा जी, फील लाइक का मतलब होता है कि लग ऐसा रहा है, फील लाइक महसूसमेंट ऐसी है जी। चलो बच्चों आगे चलें, कर लिया नोट। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब है जी, बोलो शाबाश, जितने महीने। हम हमेशा किसको इस्तेमाल करेंगे? लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में लिखा आ गया फुल ईयर बेसिस, तो फिर इस पे आ जाएंगे। स्टैंडर्ड ने दोनों को अलाउ किया, लेकिन हम इस बेसिस पे करते हैं। ओके बच्चों जी। जी मैं बनवा रहा हूं पार्ट दूसरा, 1-2 मिनट दे दीजिएगा। इधर तक बात समझ आ गई है? इधर तक बात समझ आई है? मुझे किताब दीजिएगा जरा, जिनके पास किताब है। जिनके पास नहीं है और भाई किताब ले लो। पेज नंबर है जी 114। जिनके पास बुक नहीं है प्लीज बुक ले लें। जिनके पास बुक है पेज नंबर 124 पे आइएगा जरा। अच्छा जी, ये ले, ये मैंने आपको अभी जो पढ़ाया है ये क्या था? फुल ईयर। ये सालाना की बात हो रही है, किसकी हो रही है? अच्छा, लेकिन अगर मंथ पे आ जाएं तो मंथ में रोले नहीं डालने आपने। सुन लो भाई, सुनो, मंथ में रोले नहीं डालने, साइंसदान नहीं बनना।
कि 5 जनवरी को एसेट परचेज किया, आप जी पहले 11 महीने की डेप्रिसिएशन करें, फिर 25 दिनों की लहदा उसमें ऐड करें। ये वाली बोंगियां नहीं मारनी। और बात समझ गए हो? सही है ना जी? पूरे उसमें पूरे महीने की ले लेनी है। इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर कि अब ये वाली फनकारियां करें। ये पढ़ें आके जरा। कहता इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कहता इट इज नॉट फेयर टू एज्यूम दैट अ फिक्स एसेट इज ऑलवेज परचेज ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ अ जी। कहता एसेट्स आर जनरली परचेज इन द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कहता जब जरूरत होती है तब परचेज किया जाता है। हर दफा ऐसा नहीं होगा कि साल के शुरू में, महीने के शुरू में लिया जाए। कहता व्हेन एसेट इज परचेज इन मिड ऑफ अ मंथ। फिर बच्चों के सवाल आते हैं, सर अगर 16 कर दें, फिर 16 जून पे लें फिर क्या होगा, 15 पे लें फिर क्या होगा, 14 पे लें फिर क्या होगा। वो जान छुड़वाने के लिए एक नोट लिखा है जी। इट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू द नियरेस्ट डे और वीक। कहता एज वी नो द चेंज फॉर डेप्रिसिएशन इज मेयर क्या है, एक, ठीक है। देयर फॉर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इन, अब ये महीने की बात कर रहा हूं, साल वाली बात खत्म हो चुकी है। वो पॉलिसी है प्रोपोर्शनेट और क्या फुल ईयर वाली। अब भाई कहता इन दिस केस यू कैन गिव अ नोट दैट फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ, ये मंथ की बात है, और वाइल नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ, खत्म बात। ओके बच्चों, सही है। अब इधर आए जी। कहता एग्जाम्पल जी, एज्यूम ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर। एडिशन है जी, कहता 13 मार्च। हमने कितने महीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है? ये नहीं करना 9 की लहदा और 17 दिनों की लहदा, ये मोंगी नहीं मारनी 18 दिनों वाली, 10 महीनों की। जून 30 जुलाई 3, 6 जून नहीं है, जुलाई है। दिसंबर 27, ठीक है। अब आप आ जाए डिस्पोजल पे। अब आप किस पे आ जाए? अब ये एक महीने की बात हो रही है। अब आप आए डिस्पोजल पे। डिस्पोजल वाले महीने को हम नहीं लेंगे फिर, ठीक है जी। अप्रैल 9 जी, बताएं बच्चों 3 महीने। कहता सितंबर 3 बच्चों। अब डिस्पोजल है अवेलेबल फॉर यूज, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस है। ये क्या है बच्चों जी? कितने महीने एसेट हमारे पास रहा होगा? अगस्त तक 8 महीने बनते हैं। आ जाए बच्चों अक्टूबर 26, सितंबर तक। ओके ओके बच्चों, ये आप एक नजर पढ़ ली। ये प्रोपोर्शनेट बेसिस की बात हो रही है इधर, और सही है ना? है प्रोपोर्शनेट बेसिस। ऐसा नहीं हमने किया बच्चे, इधर देखें, ऐसा नहीं किया कि हमने पूरे 12 महीने की ली है इधर, या ली नहीं है, ली है प्रोपोर्शनेट बेसिस, लेकिन वो महीने को कंसीडर उसमें नहीं किया। डिस्पोजल में महीने को कंसीडर नहीं किया, और एडिशन में जब मर्जी तारीख है हमने इसको कंसीडर किया। ये लेक्चर रोक दीजिएगा इधर।